नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आज हम उसी विद्रोह की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी और भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दी। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज भी पूछा जाता है वो ये है कि 1857 की ये घटनाएं असल में थीं क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था, जैसा कि अंग्रेजों ने दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश की? या फिर ये सच में भारत की आज़ादी की पहली जंग थी? देखिए, इस सवाल का जवाब ही ना इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है। एक नजरिया है वीडी सावरकर का। उन्होंने ही इसे पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उनके हिसाब से ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। नहीं, ये तो ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी एक राष्ट्रीय कोशिश थी। और मजे की बात यह है कि ऐसा सोचने वाले सिर्फ भारतीय नहीं थे। पता है, उस वक्त ब्रिटिश संसद में एक नेता थे, बेंजामिन डिज़रायली। उन्होंने भी इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया, ये मानते हुए कि जो प्रॉब्लम थी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कहीं ज्यादा गहरी थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये आग पूरे देश में फैली कैसे। फिर बात करेंगे इस विद्रोह के नायकों की। इसके बाद जानेंगे कि अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया। फिर देखेंगे कि इन नेताओं का अंजाम क्या हुआ और आखिर में कैसे इस विद्रोह की राख से एक बिल्कुल नए ब्रिटिश राज का जन्म हुआ। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, धधकता हुआ राष्ट्र। देखिए, 1857 तक ना भारत के लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर उबल रहा था, बस फटने को तैयार था। और जब वो एक चिंगारी भड़की तो उसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी आग की लपटों में ले लिया। अब हम इस विद्रोह के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। एक तरह से भारत के अलग अलग कोनों की एक यात्रा करते हैं जहां आम लोग हीरो बन रहे थे। चलिए मिलते हैं उन लीडर्स से जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ने की पूरी कोशिश की। यहां देखिए, दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक और कानपुर के नाना साहेब से लेकर बिहार के कुंवर सिंह तक, ये विद्रोह किसी एक शहर या एक इलाके तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो पूरे उत्तर भारत में फैली एक आग थी और इसकी कमान इन जैसे कई बड़े नेताओं के हाथ में थी। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट था वो थी दिल्ली। यहां पर विद्रोहियों ने बूढ़े हो चुके आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब देखिए, उनके पास असल में कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन उनका नाम, सिर्फ उनका नाम ही पूरे भारत को एक साथ लाने के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। अब चलते हैं कानपुर। यहां पर कमांड संभाली थी नाना साहिब ने। कहानी यह है कि अंग्रेजों ने उन्हें उनके पिता की पेंशन देने से मना कर दिया था, तो एक तरह से यह विद्रोह उनके लिए इंसाफ की लड़ाई भी थी। वैसे उनका बचपन का नाम गोविंद धोंडू पंत था, लेकिन इतिहास उन्हें नाना साहिब के नाम से ही जानता है। लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। हुआ ये था कि अंग्रेजों ने उनके राज्य अवध को हड़प लिया था, तो उन्होंने अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया और फिर महीनों तक लखनऊ में ब्रिटिश सेना को इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि लखनऊ इस विद्रोह के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक बन गया। और फिर आती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी बहादुरी की कहानियां तो आज भी हम सब सुनते हैं। उनका वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, गूंज उठा था। और इस लड़ाई में उनके सबसे बड़े साथी कौन थे? तात्या टोपे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। अब बात करते हैं बिहार की। यहां 80 साल के कुंवर सिंह ने यह साबित कर दिया कि उम्र तो बस एक नंबर होती है। सोचिए, जगदीशपुर के जमींदार ने इस उम्र में अंग्रेजों को अपनी गेरिल्ला टैक्टिक्स से इतना परेशान कर दिया था कि अंग्रेज उन्हें इस विद्रोह के सबसे खतरनाक लीडर्स में से एक मानते थे। तो एक तरफ तो भारत में ये आग फैल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लंदन और कलकत्ता में बैठे अंग्रेज शासक क्या कर रहे थे? चलिए अब देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और उस एक शख्स के बारे में जानते हैं जिसे इस पूरे तूफान का सामना करना था। वो शख्स थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल।
जब उन्होंने 1856 में ये पद संभाला था ना, तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती आने वाली है। अब जाहिर है ब्रिटिश साम्राज्य की जबरदस्त ताकत के सामने यह विद्रोह ज्यादा दिन टिक नहीं सका। लेकिन सवाल यह है कि उन नायकों का क्या हुआ जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? इतिहास ने उनकी किस्मत में क्या लिखा था? बहादुर शाह जफर को उन्हें उनके ही देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहां कैद में ही उनकी गुमनाम मौत हो गई। दूसरी तरफ नाना साहेब और बेगम हजरत महल अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। वो नेपाल के जंगलों में भागने में कामयाब रहे और उनकी बाकी की जिंदगी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। विद्रोह की आग तो बुझ गई, लेकिन इसके बाद भारत पर शासन करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब खत्म हो रहा था और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही थी। इस बदलाव को एक कानूनी शक्ल दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए। इस एक कानून ने क्या किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि असल में व्यापारियों की एक कंपनी थी, उसके 100 साल के शासन को एक झटके में खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अंडर कर दिया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। देखिए, 1858 से पहले भारत का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल कहलाता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था। लेकिन अब इस पद का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय का मतलब था वो इंसान जो सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरह से भारत के ऑफिशियली एक कॉलोनी बनने का ऐलान था। और यहाँ इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ देखिए। लॉर्ड कैनिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे, वही ब्रिटिश क्राउन के पहले वाइसरॉय भी बने। मतलब एक ही शख्स ने दो अलग अलग जमानों को अपनी आंखों से देखा, एक का अंत और दूसरे की शुरुआत। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। 1857 का विद्रोह भले ही उस वक्त सफल नहीं हो पाया, पर क्या ये वाकई में एक हार थी, या फिर इसने भारत के लोगों के दिलों में आज़ादी की वो चिंगारी जला दी थी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनी और ठीक 90 साल बाद 1947 में हमें आज़ादी दिलाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी ढूंढ रहा है।